अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें फ़र्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसके 20 पार्ट्स हैं जो कि मल्टीपल चॉइस हैं। तो हमने इनको सॉल्व करके इनका आंसर निकालना है। जैसे फ़र्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें, फ़र्स्ट पार्ट तो आपको गिवन है इफ़ साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स। आपने कॉस एक्स फाइंड आउट करना है जब आपको साइन एक्स दिया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे आपके सामने स्टूडेंट सॉल्व करती हूँ। जैसे आपको साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 दिया है और हमने फाइंड कॉस एक्स करना है। तो ये बड़ा आसान है। जैसे मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होते हैं जब भी ये ऐड हो। अब हमें यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप कॉस एक्स स्क्वायर को सेपरेट करते हैं, ये वैल्यू इस तरफ चली जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप साइन की वैल्यू डालें जो कि 1/4 है और स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास 1 माइनस 1/16 हो जाएगा। एलसीएम से अगर हम दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम करें तो ये आपके पास 16 माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह 15/16 होगा और इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास 15/16 आ रहा है। अब आपको चूँकि फाइंड आउट कॉस एक्स करना है, अगर आप दोनों तरफ रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपके पास कॉस एक्स जो है वो 15/4 आ जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट सॉल्व करके 4 आता है। तो इस तरह से ये 15/4 आपका आंसर है, जो कि यहाँ ऑप्शन में आपको पहली ऑप्शन दी है। तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि cos 2π/3। cos 2π/3 क्या है? तो cos 2π/3 को भी आप इसी तरह से करें कि cos 2π/3। तो सबसे पहले ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये एंगल कौन सा है। इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि आप पाई की जगह 180 डाल के पहले इसको चेक करें कि ये कौन सा एंगल है। तो ये 60 बनेगा। इस तरह से ये 6 to 120 यानी कि cos 120 डिग्री मुझे बताना है। तो आप इस cos 120 को कैलकुलेटर के अगर ऊपर लिखते हैं तो या वहाँ से आपके पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू -1/2 आ जाएगी। और अगर आप कैलकुलेटर के अलावा देखना चाहें तो इसमें अगर आप देखें तो देखें ये 120 आपके पास यहाँ 90 होता है या 180 होता है। तो 120 यहीं पर कहीं होगा, यहाँ 120 डिग्री। इसका मतलब है कि 90 में आप कितने एंगल डाल रहे हैं कि वो 120 आ रहा है। तो इसका मतलब है 30 डिग्री मैंने डाला है। इसी एंगल को अगर आप इस तरफ एक्सटेंड करें तो ऑल्टरनेट एंगल से वर्टिकल एंगल से ये भी 30 डिग्री होगा। इस तरह से ये रिमेनिंग 60 डिग्री एंगल है। तो इसका मतलब हुआ कि cos 120 जो आंसर देगा वही आपको cos -60 डिग्री से भी मिलेगा, जो कि आपके पास -1/2 होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन मेरे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, -1/2। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3 है, इसको सॉल्व करके क्या आंसर आता है। तो ये अभी तो मैं स्टूडेंट्स आपको ये बता रही हूँ कि इसका डी आंसर है, डायरेक्ट बता रही हूँ, लेकिन मैंने ऊपर लिंक दिया है। ये मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करके ये आंसर निकाला है। आप वहाँ से इसको देख लें। पार्ट नंबर 4 जो है ये आपने सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ये भी आपके पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे पार्ट 4 है, हम इसको सॉल्व करते हैं। -3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। तो इसमें से अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो आपको नज़र आ रहा है -3 मेरे पास कॉमन है। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर 1 - tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा।
1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, सारे प्लस के हो जाएंगे। अब आपको ये भी एक आइडेंटिटी से पता है, ये भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ओवर हेयर वी गेट द आंसर -3 सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये आपका आंसर है। तो आप इसको ऑप्शन में चेक करें 4 में, तो ये आपके पास -3 सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। इसको ऐसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास 5 पार्ट है कि इफ़ cos x इज इक्वल टू साइन x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपने ये बताना है कि किस एंगल के ऊपर हमारे पास साइन की और कॉस की वैल्यू सेम होती हैं, यानी कि यहाँ x हम कौन सा एंगल रखेंगे। तो ये अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किया हुआ है, जो कि मैंने उसका भी लिंक ऊपर दे रही हूँ, वहाँ से आप देख लें। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी स्टूडेंट्स आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये वहाँ से हमें पता चलता है कि cos 45 ऐसी वैल्यू होती है जो कि sin 45 के इक्वल होती है, और ये दोनों सेम होते हैं 45 डिग्री एंगल के ऊपर। दूसरा, आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 डालकर। आपके पास 5th 6th पार्ट है, इसको आपने सॉल्व करके इसका आंसर देना है। तो ये सारा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट नंबर 6, ये मैंने स्टूडेंट लिखा है, तो इसका आंसर हमने सॉल्व करके सबसे पहले आपने ये याद रखना है cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसको कैलकुलेटर पे करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह से एक और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। ये जैसे कॉट और कोसेकेंड दोनों यहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई है। इसका मतलब है कि मैं किसी एक को चेंज कर सकती हूँ। जैसे कोसेकेंड है, तो यहाँ पे मैं कोसेकेंड स्क्वायर की वैल्यू अगर डाल दूँ तो आप देखें ये 4 एज इट इज़ कोसेकेंड स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये वाला 4 कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज़ -4 और cos 0 हमारे पास 1 हो गया था। अब आपके पास इस 4 को आप अंदर अप्लाई कर दे तो 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा -4 कॉट स्क्वायर थीटा -4, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह इसका आंसर 0 हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें 0 भी है, ये आपका 0 आंसर। अब नेक्स्ट अगर पार्ट नंबर 7 की तरफ चलें, तो पार्ट नंबर 7 भी एक कंप्लीट सोल्यूशन है जिससे आपने साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो स्टूडेंट्स ऊपर लिंक दिया, आप चेक कर लें। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा कि अगर आप एक राइट ट्राइंगल लेते हैं और राइट ट्राइंगल के अंदर ये tan x है, तो इसका मतलब है कि ये इस एंगल के हिसाब से tan दिया गया है जो कि a/b बन रहा है। a इसका परपेंडिकुलर होगा, b इसकी बेस होगी, इसलिए कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है हमारे पास tan थीटा। तो tan x था, x एंगल है थीटा की जगह, और a/b दिया है, तो ये हाइपोटेन्यूज बाय पैथागोरियन आप फाइंड आउट करेंगे। जब ये आ जाएगा तो फिर वहाँ से बहुत आसान है कि साइन x क्या होगा। आपको पता है साइन x होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास a है, जबकि हाइपोटेन्यूज आप फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आपके पास पैथागोरस से a² + b² का रूट आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास साइन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर यानी कि a ओवर यानी कि c ऑप्शन बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 8 पार्ट है जो कि है 50 डिग्री 30 मिनट। इसको स्टूडेंट्स चेंज करना है, क्योंकि जो मेरे पास ऑप्शंस हैं नीचे वो सारी अगर आप देखें तो डिग्री में है। इसका मतलब है कि इस एंगल को मुझे डिग्री में चेंज करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 50 डिग्री 30 मिनट्स हैं आपके पास, और ये पार्ट नंबर 8 था आपका, तो इसको आपने सारा डिग्री में चेंज करना है। तो ये बहुत आसान है, ये पार्ट तो है ही डिग्री का, इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। प्लस ये मिनट का पार्ट है, और जब आपके पास कोई मिनट डिग्री में जा रहा होता है
डिग्री में जाएगा तो आपने उसको 60 से डिवाइड करना है, तो 30 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा सिंपली, और ये सारी वैल्यू डिग्री में चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा 50 + 1/2 डिग्री आ जाएगा। इसको आप 50 + 1/2 को स्टूडेंट्स आप 0.5 भी कहते हैं डिग्री, इस तरह से ये 50.5 आ रहा है। तो ये हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 50.5 इज़ द डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास 9 नंबर पार्ट है, जो कि है 1 - cos² थीटा और sec² थीटा अगर बाय मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो इसको भी यहाँ देख लेते हैं। ये आपके पास 9 पार्ट है, 1 - cos² थीटा और बाहर sec² थीटा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको पता है कि 1 - cos² थीटा इक्वल होता है sin² थीटा, आइडेंटिटी से जो कि आप यूज़ करते हैं, sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ से ये आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं sin² थीटा लिख दूँ और साथ में sec² थीटा, अब sin² थीटा तो एज इट इज़, और जो sec² थीटा ये आपको पता है रेसिप्रोकल होता है cos का, तो चूँकि sec² है तो cos² आ जाएगा। sin² थीटा ओवर cos² थीटा जो है वो tan² थीटा के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास ये भी एक आइडेंटिटी है। तो ये हमारे पास ऑप्शन, इसमें ऑप्शन डी आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है इन विच क्वाड्रेंट डू द एंगल बिटवीन 90 एंड 180 लाई। तो ये भी आपने याद रखना है कि क्वाड्रेंट के बारे में पूछा गया है कि आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 0 से 90 तक होता है, या इसको π/2 भी कहते हैं। ये 180 होता है, इसको पाई भी कहते हैं। ये आपके पास 270 होता है, जिसको 3π/2 भी कहते हैं। और ये फिर एक राउंड जब कंप्लीट होता है तो ये 2π या 360 होता है। अब आपसे ये इस पार्ट के अंदर पूछा जा रहा है कि अगर 90 और 180 के दरमियान में अगर आपका एंगल हो 90 और 180 के, तो कौन सा क्वाड्रेंट है। इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी करेक्ट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। दी सिस्टम इन विच द एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड। जब आप एंगल्स को मेजर करते हैं रेडियन में तो उसको हम सर्कुलर मेजर कहते हैं। ये भी आपको डेफिनेशन से मिल जाएगा। सर्कुलर मेजर होते हैं क्योंकि हम सर्कल के अंदर एंगल्स को रेडियन में पढ़ रहे होते हैं, इसलिए सर्कुलर एंगल्स जो होंगे वो रेडियंस में होते हैं। 270 डिग्री को आप क्या कहते हैं, तो ये 3π/2 कहते हैं आप। अभी मैंने आपको ऊपर वाले 10 पार्ट में ये चीज़ बताई है कि इसको 3π/2 भी कहते हैं। और इसको आप इजीली चेक भी कर सकते हैं कि ये अगर आप यहाँ 180 डाल दें पाई की जगह, तो ये सॉल्व होने के बाद 270 डिग्री ही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 13, व्हाट इज़ द बियरिंग ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन लाइन। तो आपने यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन लाइन में एंगल बताना है, बियरिंग बतानी है। तो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास डायरेक्शनल एक्सिस होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ एंड साउथ, यूँ होता है आपके पास। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया स्टूडेंट के साउथ और वेस्ट के दरमियान अगर लाइन हो तो दरमियान में है, यहाँ पर लाइन है। और बियरिंग आपसे पूछी गई है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो बियरिंग होती है ये आप याद रख लें स्टूडेंट, ये हमेशा नॉर्थ से होती है, ना कि ईस्ट वेस्ट साउथ से नहीं होगी, डायरेक्ट नॉर्थ से होगी। तो मैं नॉर्थ से दो तरह यहाँ पे एंगल ले सकती हूँ, इस तरफ भी ले सकती हूँ, इस तरफ भी। तो इस तरफ हम इसलिए नहीं देंगे कि ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जहाँ पे हमने बियरिंग की है कि हमेशा ये क्लॉकवाइज एंगल होते हैं। तो हम ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले रहे बल्कि क्लॉकवाइज एंगल लेंगे यूँ। अब आपको ये बात पता है कि एक लाइन के ऊपर एंगल जो होता है वो 180 होता है। इसका मतलब ये सारा एंगल आपके पास 180 डिग्री का है। इसमें प्लस कर देते हैं हम ये एंगल, इसको यहाँ लिख लें 180, इसमें हम प्लस कर लेते हैं ये वाला एंगल। अब ये कितना है, अब आपको चूँकि ये दिया गया है कि साउथ और वेस्ट के सेंटर में वो लाइन है, तो ये साउथ से वेस्ट तक पूरा एंगल जो है
स्टूडेंट्स ये आप याद कर लें, ये 90 का एंगल है। अगर 90 का है तो ये सेंटर से एंगल 45 डिग्री बन रहा है, हाफ एंगल। 180 में प्लस करेंगे आप 45 डिग्री, तो ये आपके पास 225 डिग्री एंगल आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इन एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल्स at the bearing of is 070 degree from city A to city B, then bearing from city B to city A is। अब आपको bearing एक दी हुई है कि एक ऑटोमोबाइल ट्रैवल कर रही है इस 70 डिग्री फ्रॉम सिटी ए टू, ये इम्पॉर्टेंट है कि फ्रॉम सिटी ए से सिटी बी की तरफ मूव कर रही है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे आपके पास इस पार्ट में कहा गया है कि बियरिंग ए टू बी है, तो पहले हम यहाँ पे एक ए पॉइंट ले लेते हैं ए से। अब जबकि आपको पार्ट में ये कहा गया है फ्रॉम सिटी ए से हमने बियरिंग बी के ऊपर बतानी है, तो ए के ऊपर आप नॉर्थ लेंगे, नॉर्थ से ही बियरिंग बताएंगे। और नॉर्थ से लेट सपोज यहाँ पर आपकी सिटी बी है, तो ये इस तरह से इसको ज्वाइन करें और ये मुझे बेयरिंग जो है वो फ्रॉम ए से बी पर दी हुई है, जो कि 070 डिग्री है, ये गिवन है हमें। और फाइंड करनी है हमें टू बी, देन फाइंड द बेयरिंग बी फ्रॉम सिटी बी टू ए। अब बी से अगर ए पे फाइंड आउट करनी है तो बी पे हमें नॉर्थ लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉम बी है, बी से टू ए हमने फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम बी है, बी से ए के लिए वही क्लॉकवाइज एंगल यूं बनेगा। इसको अगर मैं नॉर्थ लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये पूरा एंगल हमारे पास बन गया 180 डिग्री का। अब ये 180 डिग्री है, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, इसको ऐड कर देंगे उसमें डालकर। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये एंगल 70 है, तो ये भी 70 होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर ये 70 है तो हम इस लाइन का एक एंगल 180 ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 ले लें, आप ये 180 ले लें, वो 70 ले लें, इस तरह से 180 प्लस 70 आपके पास 250 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं, अबॉट सेल्स 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एल टू एम, देन इट सेल्स 3 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम एम टू पी, व्हाट इज़ द बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम एल, प्रोवाइड योर आंसर टू द नियरेस्ट डिग्री। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एक बोट किस तरह से ट्रैवल कर रही है। ये आपके पास इसका 15 पार्ट है। तो यहाँ पर इस तरह से है कि अगर एक बोट, अगर आप देखें अबाउट सेल्स 4 किलोमीटर नॉर्थ, सबसे पहले हम डायरेक्शन एक्सिस बनाते हैं। ये आपके पास इस तरह से है कि 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एल टू एम। नॉर्थ अब ऊपर की तरफ है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक बोट की पोजीशन थी, एल पोजीशन से वो नॉर्थ पोजीशन पे अगर जा रही है तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है, यहाँ पर आपके पास एम पोजीशन तक आ गई है। और ये डिस्टेंस सपोज कर लें 4 किलोमीटर है, या आप इसको स्केल में 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये इस तरह से है। नेक्स्ट है फ्रॉम पॉइंट एल टू एम, देन इट सेल्स 3 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम एम टू पी। अब वो एम से पी की तरफ, अब वेस्ट चूँकि यहाँ डायरेक्शन एक्सिस आपके पास सामने होगा, तो वो आपने याद रखना है, यहाँ से वो इस तरफ जा रही है, एक पॉइंट एम से पी की तरफ, एक पी पॉइंट पे जा रही है, और वो 3 किलोमीटर है, या 3 सेंटीमीटर आप स्केल में ले लें। ये आपके पास बन गई है फिगर। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द बियरिंग ऑफ पी फ्रॉम एल। पी फ्रॉम एल, पी से एल तक बियरिंग बतानी है। तो पी से एल तक बियरिंग बताने के लिए ये बियरिंग ऑफ पी फ्रॉम एल है, फ्रॉम एल से पी पर बतानी है, तो इसको हम सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। अब
पी से देखें स्टूडेंट फ्रॉम एल टू पी ये बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लिखा है फ्रॉम एल, तो फ्रॉम एल इम्पॉर्टेंट है, एल से पी पर यही बनेगी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम ये नहीं ले सकते क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी डायरेक्शन। तो इसको फिर एक्सटेंड कर दें, क्योंकि ये आपकी वैसे भी नॉर्थ लाइन थी, ये नॉर्थ लाइन जा रही है, ये नॉर्थ लाइन है इसके ऊपर। तो ये एंगल आपके पास आपको मालूम है 180 डिग्री है, और हमारे पास सिर्फ ये वाला एंगल अगर आ जाए तो ये मिला के आपके पास बेयरिंग बन जाएगी। अब ये एंगल हमारे पास नहीं है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस इंफॉर्मेशन से? तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि ये अगर नॉर्थ की तरफ जा रही थी, ये नॉर्थ था और ये हमारा वेस्ट था, तो नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, इसके सामने स्टूडेंट्स ये हाइपोटेन्यूज है, और ये आप बेस और परपेंडिकुलर डिवाइड करेंगे। वो इस तरह से कि हम लेट कर लेते हैं कि ये एंगल जो हमारे पास अननोन है ये थीटा है। तो थीटा सबसे पहले हम इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर चूँकि स्टूडेंट्स हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, ये हमारे पास आएगा इस ट्रायंगल से। ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है, राइट ट्रायंगल्स की मदद से मैं ये एंगल थीटा फाइंड आउट करूँगी। जो थीटा आ जाएगा उसको हम 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि हमें बेयरिंग जो है वो फाइंड आउट करनी थी L2P। तो ये सारा एंगल आपका बनेगा L2P, ये फाइंड आउट हमने करनी है फ्रॉम L2P। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में आपको मैंने बताया कि 90 के सामने हाई पोटेन्यूज होता है, तो इनको अगर आप बेस और परपेंडिकुलर ले लें तो हमारे पास जो ये थीटा है, ये आपके थीटा के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर है, और जो साथ में है यहाँ एडजेसेंट साइड है वो आपके पास बेस है। एंगल चूँकि हम थीटा ले रहे हैं तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ हम tan यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। tan थीटा आपके पास होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर आपको 3 किलोमीटर दिया है, बेस हमारे पास 4 है, और ये आ गया tan थीटा। यहाँ से थीटा एंगल आ जाएगा क्योंकि हम थीटा ही फाइंड आउट कर रहे थे। इसको आप कैलकुलेटर पे करेंगे tan इनवर्स 3/4, तो ये आपके पास तकरीबन एंगल आ जाएगा 37 डिग्री। अब ये अंदर वाला एंगल, ये जो थीटा निकाला है आपने, ये 37 डिग्री आपके पास आ चुका है। पूरी लाइन के ऊपर एंगल 180 होता है। तो 180 में से अगर मैं ये 180 में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ 37 डिग्री, तो इस तरह से ये मेरे पास रिमेनिंग ये वाला एंगल आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करने जा रहे थे, 143। अब आपके पास अगर ये 143 आ गया तो इस 143 को इस 180 में डालेंगे तभी ये पूरी बियरिंग कंप्लीट होगी। तो इस तरह से आपके पास 180 में प्लस 143 करने से ये आपके पास 323 डिग्री आ रहा है, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड साइन अल्फ़ा, tan अल्फ़ा एंड सेकेंड अल्फ़ा इफ़ कॉस अल्फ़ा। अगर आपको कॉस अल्फ़ा गिवन है और साथ में ये भी बताया कि अल्फ़ा π/2 से 180 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट के बिटवीन आ रहा है, तो आपने ये रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है जो कि निकालने के लिए हमें दी हुई हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -5/13 दिया है, अल्फ़ा जबकि π/2 से पाई में है, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब ये है, ये दिया हुआ है और फाइंड हमने करना है साइन अल्फ़ा, tan अल्फ़ा एंड सेकेंड अल्फ़ा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास इस तरह से होगा कि अगर मेरे पास कॉस की वैल्यू है, तो कॉस का आपको पता है कि रेसिप्रोकल जो होता है, कॉस का रेसिप्रोकल वो सेकेंड होता है। तो अगर कॉस मेरे पास -5/13 है तो पहली वैल्यू सेकेंड की तो हमारे पास आ गई सेकेंड, इसको उल्टा करने से आ जाएगी, यानी 13/5।
ये आपके पास सेकेंड अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे साइन निकालना है, तो साइन के लिए आपको पता है कि एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, दोनों को ऐड करें उनका स्क्वायर तो वो 1 की इक्वल होती है। अब साइन निकालना है तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए इसको सेपरेट कर लें, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है तो -5/13 का स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू कॉस की थी, गिवन है। 1 माइनस ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, 25/169 आ जाएगा इस तरह से। तो आप इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास एलसीएम यहाँ पर भी 169 ले लें और यहाँ पर भी 169 ले लें। जैसे आप कहते हैं कि डिनोमिनेटर सेम करना है तो 169 माइनस 25 आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आपके पास 144/169 बच जाएगी। इसको सॉल्व करें तो, और ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है। हमें चूँकि स्टूडेंट साइन अल्फ़ा चाहिए तो इसका मतलब है कि आप स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो साइन अल्फ़ा जो है वो आपके पास प्लस माइनस, अगर आप देखें तो यहाँ वैल्यू आपके पास 144/169 है। 144 12 का स्क्वायर होता है, 169 13 का होता है। तो इस तरह से ये प्लस माइनस 12/13 आ जाएगा। अब प्लस माइनस इसलिए कि हमने स्क्वायर रूट लिया है तो हमें यहाँ से पता चलेगा एज हमारा अल्फ़ा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 होगी। नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे, ये निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। लास्ट में ये आपकी सेकेंड वैल्यू भी फाइंड होगी। लास्ट में आपसे पूछा गया था कि tan अल्फ़ा क्या होगा, तो tan भी आपको पता है एक क्वोशिएंट आइडेंटिटी से कि ये आपके पास होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू होती है। तो साइन अल्फ़ा हमारे पास 12/13 आ चुका है, होल डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू 5/13 था माइनस। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 12/13 डिवाइडेड बाय -5/13, और इसको सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी 13/5, 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह ये -12/5 वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब अल्फ़ा चूँकि हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। इस तरह से ये वैल्यूज़ हैं आपके पास, रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ हॉट एयर बलून 500 meter away climbing up vertically changes from 30 to the 60 degree in 100 second. What is the upward speed in the meter per second? तो यहाँ पर आपने इस तरह से करना है स्टूडेंट्स के, एक आपके पास एक बलून है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द हॉट एयर बलून 500 meter away क्लिम्बिंग अप वर्टिकली चेंजेस फ्रॉम। तो सबसे पहले तो ये कि बलून जो है वो इस डायरेक्शन में यूँ जा रहा है। अब वो अवे का मतलब ये है कि इस साइड पे वो 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 500 मीटर अवे के डिस्टेंस पर। अब एंगल यहाँ पर क्लिम्बिंग अप वर्टिकली है, चेंजेस एंगल, ये आपको एलिवेशन एंगल ऑफ द एलिवेशन दिया हुआ है 30 to 60 चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर पहले 30 डिग्री एंगल था जो कि चेंज होके ये स्टूडेंट्स यूँ होगा, यहाँ पर चला गया 60 डिग्री। एंगल एक ही जगह से बनेंगे ऐसे, 60 डिग्री एंगल हो गया, चेंज हो गया क्योंकि जो बलून है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इस तरह से जा रहा है। पहले इस पोजीशन पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, इस डिग्री पे वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ से उसने बताया कि इस स्पीड पर, यानी कि अब उसने ये बताया है कि इन 100 सेकेंड्स, यहाँ पर टाइम वो जो ले रहा है टाइम वो 100 सेकेंड्स है। 100 सेकेंड्स में उसने ये पोजीशन चेंज कर ली है। तो आपने उसकी बेसिकली स्पीड बतानी है हमने कि स्पीड क्या है उसकी।
तो स्पीड भी हम इसी डिस्टेंस के अंदर बताएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इनको नेम दे दूँ ए, सी और बी और इसको हम डी दे दें नाम, तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है बी डी, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे बी डी डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को स्पीड में टाइम के साथ लगा के स्पीड बता देंगे कि डी से बी पर जाते हुए उसकी क्या स्पीड थी। तो ये भी बड़ा आसान सा है। यहाँ पे आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है और हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल है ए सी बी, ए सी बी, ये बड़ी वाली ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कंसीडर अगर करें तो ए सी बी में टेन ले लेते हैं। बड़ी ट्राइंगल में एंगल भी 60 है, टेन 60 डिग्री जो आपके पास होगा वो परपेंडिकुलर, अब आपने यहाँ से एंगल लिया है तो इसका मतलब है इस एंगल के सामने वाली साइड जो है ये सारा आपका परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी जो है वो बेस होगी। तो टेन 60 ये बी सी आपने फाइंड आउट करना है, जबकि ए सी आपको 500 दिया हुआ है और टेन 60 डिग्री जो है वो आपके पास टेबल में अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो ये √3 होती है आपके पास। तो √3 लिख लें और यहाँ से आपके पास बी सी जो है वो 500 ये इधर चला जाएगा इंटू √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह आप इसको अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 866 बन जाएगा। ये आपके पास आंसर इसका बी सी आ गया। अब बी सी के बाद अगर आप फिगर में देखें तो हमें ये वाली इतना डिस्टेंस चाहिए, बी डी चाहिए। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें बी डी करना है। तो बी डी फाइंड आउट करने के लिए हमें पूरा ये एक बी सी डिस्टेंस आ गया, दूसरी ट्रायंगल को यूज़ करके हम डी सी निकाल लेते हैं। तो ये एक बड़ा डिस्टेंस है, इसमें से जब हम डी सी माइनस करेंगे तो ये बी डी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट हम दूसरी ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। दूसरी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल आप देखें ए सी डी है, ए सी डी, तो इसके अंदर tan 30 डिग्री बनेगा क्योंकि छोटा एंगल ले रहे हैं हम, छोटी ट्रायंगल है, छोटे एंगल लेंगे आप 30, तो इसके सामने ये इसका परपेंडिकुलर है, यानी कि tan ले रहे हैं तो डी सी या आपके पास डी सी ओवर ए सी होगा। तो डी सी आपने फाइंड आउट करना है और ए सी आपके पास फिर 500 है। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू डी सी ओवर 500, ये आ गया। यहाँ से आपने डी सी फाइंड आउट कर लिया जो कि 500, और इसको आप ऐसे लिख लें और इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो डी सी आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो तकरीबन 289 मीटर्स है। ये आगे अब मैं आपको एक दफ़ा फिर फिगर पे ले जाऊँ। डायग्राम में अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो आपके पास बी सी वैल्यू भी आ चुकी, डी सी भी आ गई। बी सी वैल्यू में से डी सी निकाल दें तो ये रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने लिखना है कि बी डी जो होगा वो हमारे पास ये होगा कि बी सी में से माइनस कर दें हम डी सी। बी सी आपने 866 मीटर निकाला था, जबकि डी सी हमारे पास 289 आया है, और इस तरह से ये डिस्टेंस हमारे पास 578 मीटर आ गया है। अब हमने इस क्वेश्चन में चूँकि स्पीड फाइंड आउट करनी थी, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। डिस्टेंस आपके पास वो आ गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हम निकाल रहे थे। तो आप इस डिस्टेंस को 578 को इसके टाइम से, टाइम जो कि हमें 100 सेकेंड्स दिया हुआ था, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन 5.78 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि स्पीड फाइंड आउट करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए इन दी फॉलोइंग फिगर। ये जो आपको फिगर दी हुई है इसमें आपने वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है। तो ये फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी फिगर ये इस तरह से कुछ आपको स्टूडेंट्स दी हुई है फिगर,
और स्मॉल ए जो है वो सी डी है, ये 14 है, ये 16 है और ये 10 है। अब अगर आप इस फिगर के अंदर देखें तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये आपने फाइंड आउट करना है। और इसमें आपको अगर ये राइट ट्राइंगल है तो मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये छोटी वाली ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, बड़ी वाली ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। ये अब आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले तो हम इसके ऊपर अगर मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करूं, ट्रायंगल ये स्मॉल ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल कंसीडर करें हम स्मॉल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें तो ये हाइपोटेन्यूज है आपका और ये आपका आपने यहाँ पर बेस, यहाँ पर हम एक एंगल रख लेते हैं, सी एंगल जैसे ले लेते हैं। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग आपके पास इसको आप परपेंडिकुलर कह लें और इसको आप बेस कह लें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम लगाने जा रही हूँ। पाइथागोरियन थ्योरम में ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो पाइथागोरियन थ्योरम आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये छोटी वाली ट्रायंगल में 14 था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, बेस आपके पास बी सी है, इसको एज इट इज़ लिख दें, इसका स्क्वायर क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करनी है, प्लस परपेंडिकुलर आपके पास 10 है, 10 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आपके पास 196, बी सी हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर और प्लस 100। अब बी सी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 196 माइनस 100 और ये इस तरह से 96 बी सी। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये बी सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ऑलमोस्ट 9.7। 9.7 हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई है। अब हम राइट ट्राइंगल ए बी डी कंसीडर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी राइट ट्राइंगल ए बी डी। अब आपने ए बी डी ये ट्राइंगल कंसीडर कर लें। यहाँ से भी हम जो है अगर पाइथागोरियन इसके ऊपर लगा रहे हैं तो अब आपका हाइपोटेन्यूज 16 यूज़ होगा, परपेंडिकुलर 10 है, जबकि बेस बी डी हो गई। तो ये इस तरह से आपके पास पाइथागोरियन से आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 16 है, 16 का स्क्वायर और बेस जो है वो आपके पास बी डी है स्टूडेंट्स, बी डी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 10 का स्क्वायर। इस तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी डी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर आपके पास 256 माइनस 100 होगा, 10 का स्क्वायर इस तरफ आके माइनस हो गया, इन दोनों को माइनस करने से 156 आ जाएगा और स्क्वायर रूट लेने से ऑलमोस्ट ये बी डी आपके पास 12.48 आ जाएगा। अब अगर आप डायग्राम को देखें तो आपने याद रखना है कि आपने ये ए फाइंड आउट करना है जो कि सी डी है ए, और ये आपने फाइंड आउट करना है। सी डी आपके पास इस तरह से आएगा, अगर मैं बी डी पूरे इस डिस्टेंस में से बी सी निकाल दूँ तो ये सी डी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी डी है वो मेरे पास आ जाएगा बी डी माइनस बी सी। तो बी डी आपका 12.48 है जो कि आपने फाइंड आउट किया, और बी सी हमने पीछे स्टूडेंट्स निकाला था, ये बी सी हमारे पास आ रहा था 9.7। तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो ये तकरीबन आपके पास 2.78 आ रहा है सी डी, जो कि आपका स्मॉल ए बी है, और यही आपको ने फाइंड आउट करना था यहाँ पर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ द एंगल इज़ 45, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर।
राइट ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल आपको 45 डिग्री दिया गया है और आपसे ये कहा गया है कि इसका हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग साइड्स फाइंड आउट करें। अगर 45 ये एंगल है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और ये आपके पास बेस है। अगर हम इस ट्रायंगल को नाम दे दें ए बी सी का, तो हमने ये तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी है और इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सिर्फ एक एंगल है tan थीटा और ये कि ये एक राइट ट्रायंगल है। तो अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, कंसीडर करें एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर आपके पास जो राइट एंगल है वो बी पर है, तो बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर अगर मैं tan 45 डिग्री लूँ तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब आपको इस क्वेश्चन में एक और चीज़ भी गिवन है और वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपने ये भी याद रखना है पहले कि एरिया हमारे पास क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर हाइट आपने परपेंडिकुलर लिया हुआ है, तो इसका मतलब 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर इक्वल टू 50 है, या आप इसको कह सकते हैं बेस इंटू परपेंडिकुलर जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास tan 45 है। tan 45 की वैल्यू अगर आप चेक करते हैं कैलकुलेटर पे तो ये 1 होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर और बेस सेम है, यानी कि जो वैल्यू भी होगी परपेंडिकुलर और बेस की वो सेम होगी। और अगर इसको हम 1 में डालें, ये अगर हमारे पास 1 है, अगर परपेंडिकुलर और बेस सेम है तो ये बेस इंटू बेस कर लेते हैं 1 को, ये 1 में हमने वैल्यू डाली तो ये आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इस तरह बी स्क्वायर आपके पास 100 और बी आपके पास 10 आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने से। अगर बेस 10 है तो इसका मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर भी 10 है। आपका क्वेश्चन चूँकि ये था इस क्वेश्चन के अंदर कि हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करें और रिमेनिंग साइड्स यानी परपेंडिकुलर और बेस भी फाइंड आउट करें, तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास आ चुके हैं 10। अब हाइपोटेन्यूज के लिए स्टूडेंट्स आप पाइथागोरियन यूज़ कर लें, क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरियन थ्योरम हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 साइड्स होती हैं और एक अननोन होती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस भी 10 है और परपेंडिकुलर भी 10 है। इस तरह से ये 100 प्लस 100 आ जाएगा जो कि 200 है हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है आपके पास। तो हमने आप चूँकि हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है तो इसको आप 200 को 10√2 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आता है। और ये 5 सा दैन 5 1 सा, तो ये दोनों और ये दोनों पेयर्स में आ चुके, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आके 10 बन जाएंगे और 2 रूट के अंदर है। इस तरह ये आपके पास इसकी थर्ड साइड भी फाइंड आउट होगी। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ द शैडो ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज by 12 meter when the angle of elevation of the sun rays decreases from 60 to the 45, what is the height of the building? इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक बिल्डिंग दी गई है। ये इस तरह से इसको बिल्डिंग लेट कर लें। इस बिल्डिंग में अगर सन यहाँ पर है, सन की पोजीशन, तो शेडो चेंज हो रहा है, यानी कि पहले वो 60 डिग्री ग्राउंड के साथ बना रहा था 60 डिग्री, ये अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। फिर वही शेडो बन रहा है, चेंज होके 60 से चेंज होके 45 डिग्री एंगल बना रहा है इस तरह से। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, शेडो बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 12 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन रेज डिक्रीजेस फ्रॉम 60। जब ये डिक्रीज हुआ 60 से 45 तो 12 मीटर ये जो आपको दिया गया डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस 12 मीटर इंक्रीज हो गया।
जैसे अगर ये ए डी बी और सी पॉइंट्स हम रख लें इनके नाम, तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि डी से जब एंगल चेंज होकर 45 पे गया तो 12 मीटर का डिस्टेंस तय हो चुका था। तो नेक्स्ट आपने व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपने हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी सी बी फाइंड आउट करनी है। ये हमारी बिल्डिंग है। अगर हम इसको सपोज कर दें कि सी बी जो है वो हमारी बिल्डिंग है और एंगल हमारे पास एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है और एंगल डी जो है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम राइट एंगल जो है वो हम बी के ऊपर ले रहे हैं जो कि 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स कि ये 90 के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो हम यहाँ पर दो राइट ट्राइंगल कंसीडर करके इनमें से हम वैल्यूज़ निकालेंगे और सी बी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बी डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके बाद हमारे पास सी बी आएगा। तो सबसे पहले आप एक राइट ट्राइंगल कंसीडर करें ए बी सी, ये ए बी सी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कंसीडर किया है मैंने। तो यहाँ से मेरे पास जो tan 45 डिग्री आएगा, अब tan आपके पास होता है परपेंडिकुलर यानी सी बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो सी बी तो हमें फाइंड आउट करना है और ए बी जो है वो हमारे पास अननोन है। तो यहाँ अगर आप देखें तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी इधर मूव कर जाएगा तो ए बी इज इक्वल्स टू सी बी। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, इनकी वैल्यू सेम होगी। ए बी जितना होगा सी बी भी उतना ही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये जो ए बी है आपके पास, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, ए बी आपके पास होगा ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। तो इसको आप लिख लें क्योंकि ए डी जो है वो 12 दिया हुआ है, तो इस तरह ये 12 प्लस डी बी आ जाएगा ए बी आपके पास। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब हम यहाँ पर एक और ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दूसरी ट्रायंगल जहाँ से हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी और फिर इन तीनों को हम सॉल्व करके अननोन की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप जो अगली ट्रायंगल कंसीडर करें, यहाँ पर राइट ट्रायंगल सी डी बी। तो इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल सी डी बी इसके अंदर जो आपका tan 60 डिग्री है, ये जो सी डी बी है इसके अंदर जो tan 60 डिग्री है वो सी बी ओवर बी डी होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा सी बी ओवर डी बी, क्योंकि आपके पास अब सी बी परपेंडिकुलर है और बेस जो है वो डी बी है। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आपने निकालनी है वो साइन tan 60 डिग्री की है। tan 60 डिग्री हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आ रहा है। √3 tan 60 की वैल्यू होती है आपके पास और सी बी ओवर बी डी था आपके पास। तो ये इस तरह से बी डी √3 इज इक्वल्स टू सी बी आ गया। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर अगर आप को याद है फ्रॉम सी बी हमारे पास पीछे से अगर आप देखें फ्रॉम 1 से सी बी ए बी के इक्वल है। तो सी बी ए बी के इक्वल है, ये हमने लिखा है फ्रॉम 1 से सी बी ए बी के इक्वल है। और इसी तरह से हम बी डी की वैल्यू भी ले लेते हैं और ये आपके पास बी डी है। बी डी आपके पास आ जाएगा ए बी -12 फ्रॉम 2, ए बी -12 और ये √3 एज इट इज़। ये डी बी की वैल्यू हमने लिख ली है फ्रॉम 2 से हमने ये बी डी की वैल्यू डाल दी है। अगर अब आप देखें तो मैंने यहाँ पे 1 और 2 इक्वेशन में से वैल्यू डाली हैं 3 में, तो इस तरह से ये सारी इक्वेशन मेरे पास ए बी में आ गई है। तो यहाँ से मैं बड़ी आसानी से ए बी निकाल लूँगी। ए बी ये √3 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3
-12√3 इज इक्वल टू AB, और यहाँ से आपके पास जो AB होगा वो इस तरह AB√3 माइनस AB लिख लें, इसको इस तरफ ले आते हैं और ये 12√3 आ जाएगा। यहाँ से आप स्टूडेंट्स इसको कॉमन ले लें तो ये √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12√3 हो जाएगा, और AB इंटू √3 माइनस 1 की जो वैल्यू होगी उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 0.732 बन रही है 12√3, और इस तरह से आपके पास जो AB आ गया है वो 12√3 डिवाइडेड बाय 0.732 बन रहा है। इस सारे को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन आपके पास 28.39 बन रहा है AB की वैल्यू। तो इस तरह से अब आपने AB निकाल लिया है। अगर स्टूडेंट्स आप फिगर में देखें तो आपने AB की वैल्यू निकाल ली है, जो कि फ्रॉम 1 से हमें पता था CB के इक्वल है, और CB जो है वो आपके पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 AB आपके पास जो है वो CB के इक्वल था, जो कि 28.39 है, और CB जो है वो आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग था। तो इस तरह से ये हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। तो 7 क्वेश्चन में आपको जो स्टेटमेंट दी गई है वो स्टूडेंट्स ये है, यहाँ से स्टेटमेंट देख लें कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो कि 100 मीटर हाई है, ये B1 कह लें आप, और एक और बिल्डिंग है यहाँ पर साथ में ही, और इसके टॉप से, बिल्डिंग 1 के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है सेकेंड बिल्डिंग यानी B2 के साथ, तो डिप्रेशन एंगल हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ बनता है यूँ। तो ये आपके पास इसका हॉरिजेंटल है, ये वाला, ये हॉरिजेंटल हो गया। हॉरिजेंटल का एंगल साइड, लाइन ऑफ साइट के साथ 30 डिग्री बन रहा है B2 के साथ, तो ये आपका डिप्रेशन एंगल हो गया 30 डिग्री। और नेक्स्ट जो आपको कहा गया है इसी के अंदर वो ये है कि डिप्रेशन बॉटम ऑफ द बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री, सेकेंड बिल्डिंग के बॉटम के साथ बन रहा है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज़ 20 डिग्री। अब इसी पॉइंट से इसी सेकेंड बिल्डिंग के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि यहाँ पे खड़े होकर जब टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ देखेंगे तो यहाँ बनेगा एंगल ऑफ, इसी पॉइंट से, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। बॉटम की तरफ देखेगा उस बिल्डिंग के कोई पर्सन तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और यहीं पे खड़ा होकर अगर उस बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखेगा, ये टॉप है बिल्डिंग 2 का, तो एलिवेशन एंगल बनेगा। तो हमने जो फाइंड आउट करना है लास्ट स्टेटमेंट में जो लिखा है, तो वो लिखा है कि बिल्डिंग 2 की जो है वो हाइट निकाल दें। ये हमने एज फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। तो हम इनको नेम दे लेते हैं, जैसे साइड्स को A, ये B, C, D और ये E है। तो अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, तो इनको पहले स्टूडेंट्स लिख लेते हैं कि हमारे पास जो BC है वो आपके पास लेट करें कि BC बी आ बिल्डिंग B1 है, एंड AE बी आ बिल्डिंग B2, और इसमें जो हमारे पास एंगल है 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसको मैं लिखूंगी जैसे कि एंगल DCA, ये वाला एंगल DCA जो है ये इक्वल होगा CAB के, एंगल CAB के, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो ऑल्टरनेट हैं एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये दोनों सेम होंगे। उसके बाद
हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है AE यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप ये देखें स्टूडेंट्स, अगर ये हाइट इस बिल्डिंग की 100 मीटर है तो ये बिल्डिंग इस सेकेंड बिल्डिंग के इस पॉइंट तक पहुंच रही है, इसका मतलब हुआ कि ये भी 100 मीटर है। अब हमें AD फाइंड आउट हो चुका है, तो अगर मेरे पास किसी तरह से DE ये वाली साइड भी आ जाए तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, जिससे मेरे पास AE आ जाएगा। तो हमने यहाँ फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है AE जो कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। तो AE आपके पास जो होगा टोटल, अगर आप फिगर में देखें तो AE जो है वो आपके पास होगा AD प्लस DE। AD आपके पास 100 आ चुका है, DE हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले जो है स्टूडेंट्स AB फाइंड आउट करूँगी, ताकि AB मेरे पास आएगा तो मैं उसको DC के इक्वल लिखूँगी, क्योंकि ये दोनों सेम हैं, दोनों सेम ही डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, तो वो DC में चेंज हो जाएगा और फिर यहाँ से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो राइट ट्राइंगल ले रहे हैं, ये राइट ट्राइंगल है ABC, इसको कंसीडर करें। आप राइट ट्राइंगल लें इन अ ट्राइंगल ABC, जो कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल है और इसका एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 90 के सामने आपको पता है हाइपोटेन्यूज होता है, 30 एंगल लिया हुआ है हमने चूँकि, तो ये परपेंडिकुलर है। एंगल के सामने वाली साइड जो अदर देन 90 होगा वो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और ये बेस है आपके पास। तो यहाँ से अगर मैं CB मैं चाह रही हूँ कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों इन्वॉल्व हो, तो मैं tan लूँगी, tan 30। तो मेरे पास यहाँ से tan 30 डिग्री जो है वो आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ 100 है, जबकि बेस AB है जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपके पास AB जो है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर ले जाएं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है 100। इस तरह से जो आपका AB आ जाएगा 1/√3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपके पास जो AB वैल्यू आ रही है वो आपके पास होगी ऑलमोस्ट 173.20। ये आपके पास AB की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप अगर डायग्राम पे आएँ तो ये जो AB थी ये मैंने आपको बताया था DC के इक्वल है। तो इस तरह से ये जो मेरे पास AB है, AB फ्रॉम, इसको फिगर कर लें, फिगर से AB जो है वो DC के इक्वल है, और ये दोनों 173.20 हो गए। अब मेरे पास ये वाली साइड भी आ चुकी है और एंगल भी 20 डिग्री दिया है। तो मैं अब इस राइट ट्राइंगल को, यानी कि इस राइट ट्राइंगल को EDC को कंसीडर करूँगी, और यहाँ से भी tan लूँगी ताकि इसका परपेंडिकुलर, अब इसका ये परपेंडिकुलर है जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और ये बेस है, इसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों इन्वॉल्व हो जाए। इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको स्टूडेंट्स कंसीडर करें कि अब अगर हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल EDC tan 30 डिग्री, सॉरी इसको 20 डिग्री करें, 20 डिग्री इज़ इक्वल्स टू, अब आप देखें 20 डिग्री tan 20 डिग्री अब आपके पास किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर, यानी DE डिवाइडेड बाय आपके पास ये BC हो जाएगा, या CD हो जाएगा, CD हो जाएगा, ये इस तरह से। तो ये आपके पास जो tan 20 डिग्री है, tan 20 डिग्री, इसके साथ DE तो हमने फाइंड आउट करना है, और CD, ये CD या DC जो है आपने भी फाइंड आउट किया है जो कि 173.20 है। तो इस तरह से आपके पास DE tan 20 डिग्री इंटू 173.20 होगा। तो इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू तकरीबन आपके पास DE जो है ये वैल्यू आपके पास 63 आ जाएगी। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट बता दूँ, अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमारे पास आंसर ये नहीं आता जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपने ये याद रखना है कि tan 20 डिग्री के साथ ही बच्चे आके ये वैल्यू लिख देते हैं, इस तरह से वो इसको एंगल में कंसीडर कर लेते हैं। तो आप इस वैल्यू को इस साइड पे लिखें
बैक साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई भी वैल्यू जो उसके एंगल से के अलावा हो उसको पहले आप लिखें, फिर मल्टीप्लाई कर दें tan की वैल्यू को, tan 20 डिग्री को, तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी, ये 63 हो जाएगा। इस तरह से अब आपके पास आपने चूँकि हाइट ऑफ दी फिगर को देख लें एक दफ़ा, आपने चूँकि हाइट ऑफ ए ई यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग सेकंड बिल्डिंग फाइंड आउट करनी थी, तो ए ई हमारे पास ए डी और डी ई है, यानी कि ए ई जो आपने फाइंड आउट करना है वो ए डी प्लस डी ई है, और ये दोनों वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। ए डी जो है वो आपके पास है 100 मीटर प्लस डी ई 63 आ चुकी है, ये इसको यहाँ से देख लें। ए डी को हमने 100 कहा था, क्योंकि ये 100 है तो ये भी 100 होगी। इस तरह से ये आपके पास 163 मीटर आ जाएगी ए ई, ये आपके पास हाइट है ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। ये आपका इस तरह से आंसर है। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, अ प्लेन इज़ 119 किलोमीटर वेस्ट एंड 100 किलोमीटर साउथ ऑफ एन एयरपोर्ट, एट व्हाट बियरिंग द पायलट वांट्स टू फ्लाई डायरेक्टली बैक टू द एयरपोर्ट। तो ये हम बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। यहाँ पर हम अगर एयरपोर्ट की, लेट्स सपोज आप ए को जो है वो आप कहते हैं कि ये ए आपका जो है वो एयरपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एयरपोर्ट से यहाँ से जो आपने को क्वेश्चन में डायरेक्शन बताई गई है वेस्ट है। सबसे पहले तो आप डायरेक्शनल एक्सिस ले लें, जैसे आपके पास है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आपको सबसे पहले ये कहा गया है कि अ प्लेन 119 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है ए से वेस्ट की तरफ। अब आप देखिए ये डायरेक्शन बनती है, तो इसका मतलब है इस तरफ हो गया, और फॉर एग्ज़ाम्पल 119 किलोमीटर इसको ले लें, ये डिस्टेंस है। अब आपको नेक्स्ट ये कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, वेस्ट एंड 100 किलोमीटर साउथ अब उसका इस साइड पे, तो यहाँ से वो इस तरफ फिर आया साउथ की तरफ, तो यहाँ पर आया पहले इतना किलोमीटर ट्रैवल करके, और साउथ की तरफ वो जा रहा है 100 किलोमीटर ट्रैवल करके ऑफ एन एयरपोर्ट से जा रहा है। एट व्हाट बियरिंग द पायलट वांट टू डायरेक्ट बैक टू एयरपोर्ट, अगर एयरपोर्ट की तरफ उसको बैक जाना है तो क्या बियरिंग होगी, ये वो पूछ रहा है आपसे कि अगर एरोप्लेन इस पोजीशन पर है तो द पायलट वांट टू फ्लाई डायरेक्टली बैक टू द एयरपोर्ट के साथ उसकी हमने बेसिकली बेयरिंग बतानी है, यानी कि इस पॉइंट से या इस पॉइंट से उसकी बेयरिंग हमने ए की तरफ बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ जिस पॉइंट से हमने बियरिंग फाइंड आउट करनी हो वहाँ नॉर्थ लेते हैं, जैसे ये नॉर्थ लाइन यहीं पर होगी, सीधी होगी, ये नॉर्थ लाइन है, तो इधर से ए पर बताना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल ऐसे बनेगा। आपने इस एंगल को नॉर्थ से क्लॉकवाइज लेना है। ये वैसे इस तरह भी देखा जा सकता है, लेकिन हम इस तरह से नहीं लेंगे क्योंकि ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है। हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनानी है, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स ये बनेगा ना डायरेक्ट। तो ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है। ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए बहुत आसान है। ये तो 90 का है, क्योंकि ये आपको पता है कि अगर उसकी ये डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ थी और फिर ये साउथ की तरफ थी, तो ये 90 का एंगल है, तो बाहर 90 है, अंदर भी 90 का एंगल बन गया, ये 90 का एंगल है, और यहाँ से हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। इनको हम नेम दे देते हैं, जैसे ए है, ये उसका पॉइंट बी समझ लें और यहाँ उसका पॉइंट सी समझ लें। तो ये हमारे पास ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, जिसमें हमें ये दोनों साइड्स गिवन है, और एंगल हमारे पास ये वाला फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल को हम एंगल सी कह लेते हैं, जो हमने फाइंड आउट करना है। आप कह लें फाइंड एंगल सी, ये हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए बहुत आसान सी बात है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ये एक राइट ट्राइंगल आपके पास बन गया, और राइट में ये सामने आपके पास हाइपोटेन्यूज है। ये एंगल सी आपने फाइंड आउट करना है। तो इस
एंगल को, जिस एंगल को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है। परपेंडिकुलर भी आपको दिया हुआ है, बेस भी दी हुई है और एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये बहुत आसान है कि आप यहाँ tan लगा लें। जैसे मैं यहाँ लगा लेती हूँ, आप देखें tan एंगल सी के लिहाज से मुझे tan बताना है, तो अब सी के लिहाज से सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। और अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर भी इसमें गिवन है जो कि 119 है और बेस भी गिवन है जो कि 100 है, और ये tan एंगल सी इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि दो साइड से हम एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल सी आपने फाइंड आउट करना है, इसको अकेला कर ले, tan उस तरफ जाके tan इनवर्स हो जाएगा और 119/100। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करें शिफ्ट के साथ tan इनवर्स और फिर 119 डिवाइडेड बाय 100 करें, तो या मैंने इसको दोनों को डिवाइड कर लिया है, तो ये 1.19 आ रहा था, और यहाँ से tan इनवर्स 1.19 अगर आप करें तो ये 50 डिग्री आ जाएगा एंगल सी। तो ये 50 डिग्री चूँकि बेयरिंग है तो हम इसको 50 नहीं लिखेंगे बल्कि 050 लिखेंगे। ये आपकी वो बेयरिंग है जो कि आपके पायलट को चाहिए यहाँ से डायरेक्ट सी यानी कि एयरपोर्ट की तरफ। ये बियरिंग आ गया जिसको हम 3 डिजिट्स में लिखते हैं 050। इस तरह से ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।